अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दिल ये मेरा। रिम्किया हुसैन ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इजीली नावल रीड कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े ज़िंदगी में, तो इंसान क्या करे। आजकल की तारीख में आज की तारीख में खाना मिलेगा कि नहीं। बीच चारपाई पर बैठे अनवर ने बावर्ची खाने की तरफ मुँह करके चीख कर बोले, आई आई चाचा, बस 2 मिनट। दवा ने हड़बड़ाकर फिर चाचा को जवाब दिया, क्योंकि उनको बिना बात पर भी गुस्सा आने में देर नहीं लगती थी। बिना बात पर भी गुस्सा आने में देर नहीं लगती थी। ये लें। दवा ने जल्दी से खाने की ट्रे उनके सामने की, इसमें दाल रोटी थी। लाई तो ये है, पर देर तो इतनी कि जैसे न जाने कौन से कौर में बना रही थी। अनवर ने ट्रे अपने सामने करते कहा, गैस ख़त्म होने को थी, इसलिए आग ऐसा की थी कि खाना बन जाए। दवा ने जल्दी से वजाहत दी, अब ये और खर्चा मेरे माथे पर। अनवर नोट से बोला, जिस पर दवा बिना कुछ कहे सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ गई और लेटकर अपनी ज़िंदगी का सोचने लगी, जो उसके लिए बेरौनक सी थी। इसके माँ बाप का इंतकाल बहुत साल बाद पहले ही हो चुका था। उसके अब्बा के एक ही भाई थे, अनवर, जो जौहरी और शराबी की बुरी बुरी आदतों में थे, पर उनकी आला ज़ुबैदा बहुत नेक खतून थी और अपने शोहर की हर बुराई को जानते हुए भी अल्लाह की बेहतरी समझकर उसके साथ गुजारा कर लेती थी। पर अल्लाह ने इनको औलाद की नेमत और रहमत से महरूम रखा था। इसलिए जब कासम व पारस दवा के वालिदैन के इंतकाल के बाद अपनी औलाद की तरह पाला था और पढ़ाई का भी खर्चा उठाती थी, क्योंकि अनवर तो ऐसे ही नौकरी कभी कोई करते तो कभी कोई और जगह, एक जगह उनका टिकना मुमकिन नहीं होता था। ऐसे में ज़ुबैदा ने अपनी सलाई से दवा की पढ़ाई और दूसरे अखराजात के लिए रखी थी जितना उनसे हो सकता था। पर कुछ टाइम पहले ही वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, जिससे अब दवा अब अकेली रहने लगी थी। तो तरह इसको काट खाने को डरती थी अपने चाचा से। उसको हमेशा डर लगता था, क्योंकि उनको रिश्तों का कोई पास ना था। वो ऐसे अपने आवारा दोस्तों को घर भी ले आते, जिस पर दवा का दिन खौफ में ही रहता। पर वो मजबूर थी, हालात के हाथों उसके पास और कोई पनाह भी ना थी जहाँ वो अपने आप को महसूस करती। कॉलेज के बाद उसने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। उसका बहुत दिल था आगे पढ़ने का, पर इसके पास ऐसा कुछ ना था भी नहीं जो वो आगे पढ़ती। नौकरी की उसने तलाश की थी, जिसमें अभी तक वो नाकाम रही थी। ये बातें वो सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर गई। उमेर कब आएगा। फ़ुआद, जो आधे घंटे से अपने ग्रुप के साथ अपने अहम गुरु मतलब उमेर के इंतज़ार में थे, जिसके अभी तक आने के आसार लग नहीं रहे थे। तंग आकर उसने सबको की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें तो पता है वो जनाब अभी मुर्तज़ इतनी जल्दी नहीं आने वाले, क्यों नहीं मैं आज जल्दी आना। वो अपनी तौहीन सुनते हैं। इसके साथ साइड पर बैठा शाजी अपने बेटे को नुसरत ने बताया, आप बात कर लेना उससे, फिर देखते हैं। अभी आप परेशान मत हो। अख्तर शाह ने उसको रिलैक्स करना चाहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ ऑफिस जाने के लिए। अख्तर खान अपना कोट उठाकर बोले, जिस पर उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा। देख अनवर, तेरी इतनी हैसियत नहीं जो तो मुझे मेरे कर्ज़े दे सके, इसलिए मेरी बात मान और अपनी भतीजी का नकाह मुझसे कर दे। कर्जा भी माफ़ हो, जवान लड़की की जिम्मेदारी से भी आज़ाद। इसके दोस्त अकबर खवासत से बोला और 2-3 आदमियों ने भी इसकी बात की तक़यीद की। पर तू तो बड़ा है इससे। अनवर खान ने उसकी शक्ल देखकर बोला, देख उम्र को तो साइड पर रख कर के अपना फ़ायदा देख, और वैसे भी इससे शादी और कौन करेगा कौन। अकबर उसकी बात पर लालच देकर बोला, मैं बात करूँगा। अनवर ने नीम रजामंदी देकर कहा, जिस पर उसके दोस्तों ने मैनिखेज नज़रों का तबादला किया। उमैर, कल इतवार है तो क्यों ना हम घूमने जाएं। कश्यप ने उमैर से कहा, जो बगल खाने में मसरूफ़ था और वह इस वक्त यूनी के बाद लंच करने होटल में आए थे। ख्याल तो नेक है, कोल्ड ड्रिंक का सिप लेता फ़ुआद बोला। नेक कहाँ, पीर को असन सर का ज़रूरी टेस्ट है, इसकी तैयारी नहीं करनी क्या। हमारा ने फ़ौरन उसकी बात पर कहा, जिसकी बात पर सब ने उसको घूरा। जबकि शाहजैन नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। कभी तो पढ़ाई के अलावा कुछ बोल लिया करो, पढ़ते तो हम भी हैं, पर जब तुम ऐसे कहती हो तो लगता है कि हम दुनिया जहाँ के निकम्मे
हैं और एक तुम ही काबिल तारीफ़ हो जो हर वक्त हमारे साथ बैठ कर तबलीग करती हो और दर्स देती हो। कश्यप ने उसकी बात पर चिढ़कर कहा, मैंने जस्ट एक बात की है। हमारा अपना चश्मा दुरुस्त करती बोली, ये उसकी आदत थी कि बात बात पर अपनी ऐनक पर हाथ रखना। उस खैर तो बताओ उमैर क्या कहते हो? कश्यप सर झटकती उंगली से उमैर को मुखातब हुई, जो उनकी बातों से लातल्लुक़ खाने में मगन था। मैं तो कल नानो के पास जाने का इरादा रखता हूँ, बहुत टाइम से उनके घर चक्कर नहीं लगाया। उमैर ने इसकी बात पर अपना कल का प्रोग्राम बताया। फिर कभी चले जाना, कश्यप नागवारी से बोली। हाँ, फिर कभी घूमने जाएंगे। उमैर उसकी नागवारी महसूस करते हल्की मुस्कुराहट देकर बोला। अच्छा जैन, तुम क्या ये हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो? किस लड़की का चक्कर तो नहीं है? फवाद ने मोबाइल में मसरूफ़ शाहजैन से कहा, जो इस बात पर चौंका नहीं। ऐसा कुछ नहीं, बस फैमिली ग्रुप पर कुछ मैसेज देख रहा था। शाहजैन ने जल्दी से वजाहत दी। सच में यही बात है ना? मैं अपनी आईब्रो ऊपर करते उससे शरारत से देख कर बोला, जी यही बात है। शाहजैन हंस कर बोला और अपना मोबाइल जेब में रखा। अच्छा तुम लोगों को पता है, शाहजैन बोला, अल्लाह को मानो 9 बज रहे हैं और तुम इसको जल्दी बोल रहे हो। हमारा पहला लेक्चर तो उमैर के इंतज़ार में ही गुजर जाएगा। इसमें इनमें से अब अमारा ने कहा, जिसको हर वक्त पढ़ने की फिक्र लगी रहती थी, तुम जाओ, मैं अपने अमैर का इंतज़ार अकेले कर सकती हूँ। उसकी बात पर कश्यप ने बाल झटक कर एक अदा से बोली, जिसकी हाल में ही दोनों की रजामंदी से मंगनी हुई थी। मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा अपना चश्मा आंखों पर ठीक करती मन मनाई, जिस पर वो शाहजैन को बहुत क्यूट लगी, पर वो अपनी निगाह इस पर से हटाकर बोला। तो आ गया वो मैरिज की बात पर सबने सामने की तरफ देखा, जहाँ वो अपनी पूरी वजाहत के साथ चला आ रहा था। ब्लू शर्ट और पैंट पहने वो सब लड़कियों का दिल धड़का गया था, पर वो सबसे बेनियाज अपने ग्रुप की तरफ आया। मैं लेट तो नहीं आया ना? उमैर अपने सामने कुर्सी खसका कर बैठा, जिसकी शर्मिंदी निगाहें महसूस करके आराम से बोला, नहीं जनाब, आप तो बहुत जल्दी आ गए हैं। आपको चाय चाहिए था कि कुछ और आराम से आते। बाद उसकी बात पर होकर तीर बरसाता बोला, पर परवाह किसे थी। अच्छा, उमैर हंस कर बोला, अच्छा अब हमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। उमैर अपना बैग संभालती सबको कहने लगी। इस पर उमैर ने आंखें घुमाई। मुझे बहुत हमदर्दी है इससे। उमैर बहुत लाचार लहजे में हमारा को देखकर कहा, किससे? हमारा अपना चश्मा आंखों को ठीक करती उमैर से तजस्सुस से सवाल किया। इससे जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो बेचारा जब तुमसे प्यार की बातें करेगा ना, तो तुम उससे कहोगे, अच्छा अब हमें अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने का सोचना चाहिए। उमैर पहले संजीदगी से फिर कुछ शर्माने की एक्टिंग करता बोला, जिस पर हमारा ने मुंह बनाया। बाकी फुआद और कश्यप ने कहका लगाया, जबकि शाहजैन के तासरात बिल्कुल स्पॉट से थे। वो बस आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और प्यार भी बहुत था, पर इनको अब कभी कभी हमारा का ऐसे मजाक बनाए देखकर अच्छा नहीं लगता था। वजह वो जानता नहीं था या जानना नहीं चाहता था, वरना अगर कोई इसके साथ मजाक करे या ना करे, वो ज़रूर इसको तंग करता था। वाकई में अब हमें चलना चाहिए। शाहजैन संजीदगी से उठा उससे कहने लगा। वो सब बिजनेस के दूसरे साल में थे। उसकी बात पर सब एक साथ उठकर अपनी क्लास अटेंड करने चले गए। बेगम क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हैं? अख्तर शाह ने अपनी बेगम नुसरत से पूछा। कुछ खास नहीं अख्तर साहब, बस वो भाभी अपनी बेटी तानिया का रिश्ता शाहजैन से करना चाहती है, उन्होंने बताया। अच्छा, पर अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है। अख्तर शाह उसकी बात समझते हुए बोले, हाँ ये तो है, पर तानिया का मजाज अब ऐसा तो है नहीं जो शाहजैन इसके साथ रह सके। आप तो जानते हैं अपने बेटे को भी, वो बहुत टाइम बाद जा रहा है। मैं अपना माइंड इन बातों से बदलने के लिए एलडी पर फिल्म लगा कर देखने लगा। हर एक इंसान की अपनी कहानी होती है, जिससे बस वो खुद वाकिफ़ होता है। हर एक इंसान को किसी न किसी की चाह होती है, किसी बात की हसरत होती है, दिल में बहुत कुछ हो उसके पास तब भी एक बेचैनी ज़रूर होती है, क्योंकि इंसान को सब कुछ मिलकर भी सब कुछ नहीं मिलता। उनके पास तब भी एक बेचैनी ज़रूर होती है, क्योंकि इंसान को सब कुछ मिलकर भी सब कुछ नहीं मिलता। उमैर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। देखने में तो एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, सबके साथ हंसता शरारत करता, हर एक वो चीज़ उसको मिल जाती जो उसको पसंद आती। पर इसको अगर कुछ ना मिला था तो वो था अपने माँ बाप की तवज्जो, उनका प्यार। बाबा बस पैसे कमाने में मगन, तो अब मामा अपनी दोस्ती निभाने में। इसमें से अगर कोई फरामोश हो रहा था तो उमैर था, जिसकी ज़ात वो उसके बचपन से ही नज़रअंदाज करते आ रहे थे, जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं था। जैन बेटे, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था, जब नुसरत बेगम उसका कमरा का दरवाज़ा नोक करके अंदर दाखिल होती हुई इससे बोली, अगर टॉपिक मेरी शादी का है तो ना करें। शाहजैन बेजारी दिखा कर बोला,
जैन नुसरत बेगम ने उसके नाम पर जोर दिया। अच्छा करें। शाहजैन उनको बेड पर बैठाकर बोला। भाभी पूछ रही थी, तुम बताओ तो मैं उन्हें बता दूं। नुसरत बेगम ने उसकी तरफ देखकर कहा। मम्मी आप जानती हैं मुझे शादी में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है। शाहजैन उनकी बात पर संजीदगी से बोला। लेनी तो पड़ेगी ना, और क्या बात हो जो वो दानिया हो। नुसरत बेगम ने हल्के से मुस्करा कर उससे कहा, आप इनको अभी कोई जवाब ना देना, मैं कहीं जा रहा हूँ, ना ही आपकी वो दानिया। शाहजैन ने उसकी बात को टालना चाहा। ठीक है, पर जवाब हाँ में ही देना जब दो तो। नुसरत बेगम ने उसकी बात को मुशफ़िक़ होकर बोली। मैं अभी ऐसा नहीं कह सकता, पता मुझे कोई और पसंद और आ जाए तो। शाहजैन ने कोई उम्मीद नहीं डराई, जिस पर वो बस गहरी सांस भरकर रह गई। कुछ भी हो, पर ज़बरदस्ती की कायल वो खुद भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता था ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। तो मैं जब अपनी नानों के घर के पास आया तो दरवाजे पर ताला देकर उसको तअज्जुब हुआ, क्योंकि वो कभी नहीं जानता था कि नानों घर पर नहीं होंगी। और मैं कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद अपनी नानों को कॉल करते सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा मैं? दूसरी तरफ से शिकस्त से भरपूर आवाज़ आई, जिसको सुनकर उसने सुकून की सांस खारिज की। हाँ, जिसको सुनकर उसने सुकून की सांस खारिज की। मैं ठीक हूँ, पर आप कहाँ पर हैं? मैं आपसे मिलने आया था तो देखा इतना बड़ा ताला। उमर मुंह बना के बोला। हाँ, वो मैं अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मैं चाचा दवा ने कुछ कहना चाहा। सुना नहीं मैंने कहा अंदर जाओ। अनवर ने तेज़ आवाज़ में कहा तो वो अपना आंसू पीती कमरे की तरफ चली गई और वहाँ आकर अपने छोटे से मोबाइल लेकर अपनी एक दोस्त को कॉल की, जो उसने उठा ली। हाँ दवा, क्या हाल है नरमा? उसकी दोस्त ने पूछा। नरमा दवा इतना कहकर रो पड़ी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? नरमा ने फिक्रमंदी से पूछा तो दवा ने सब ऐसे आवाज़ में बता दिया। तुम भाग जाना। नरमा इसकी बात सुनकर बोली। क्या दवा को इसकी बात पर शौक लगा? हाँ, वरना वो आदमी तुम्हें बेच देगा। इससे अच्छा है कि तुम भाग जाना। नरमा ने उसको अपनी बात समझाई। और भाग कर जाऊँगी कहाँ? दवा तंजिया बोली। तुम बस कल जल्दी से घर से निकलकर मेरे घर आ जाना। फिर सोचते हैं कुछ, पर तुम्हारा अब वहाँ रहना महफूज नहीं। नरमा ने अच्छी दोस्त होने का सबूत दिया, क्योंकि वो इसके हालात से शुरू से वाकिफ़ थी। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? दवा ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। तुम ज़्यादा मत सोचो और आराम से सो जाना। मैं हूँ ना। नरमा ने उसको पुरस्कून करने के लिए कहा। शुक्रिया, दवा ने मशकूर लहजे में कहा। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। नरमा ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। शकूर मामा कहाँ हैं? अमायर अपने घर के हॉल में बैठा था। जब शकूर उनके घर का मुलाजिम उसके लिए काफ़ी लाया तो उसने मुलाजिम से पूछा। बेगम साहिबा तो पार्टी में गई हैं, किसी बिजनेस पार्टी की तरफ से थी। इसका शकूर ने जवाब दिया। अच्छा तुम जाओ। उमैर इसकी बात पर जाने का इशारा करते बोला। मजाल है जो मेरे वालिदैन को अपना बेटा याद हो। उमैर ने तंजिया लहजे में खुद से पूछा से बोला। उमैर के वालिद उमर साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना ज़्यादा होता था और वो घर में टाइम नहीं दे पाते थे। उनकी देखा देखी में महविश उमैर की वालदा भी अपने सर्कल की और दोस्तों के साथ हर वक्त किसी न किसी पार्टी शार्टी में जाया करती। उनसे मिलना जुलना इतना ज़्यादा था कि उनको अपना बेटा उमैर याद भी नहीं था। फिर जब कश्यप ने उमैर को जब प्रपोज़ किया तो उसने इसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया था, क्योंकि वो इसकी दोस्त भी थी और उसको किसी और में दिलचस्पी भी ना थी। तो उसको कश्यप ठीक लगी कि क्या पता इसके साथ ज़िंदगी में इसके प्यार की कमी पूरी हो जाए। उमैर जहाँ जाता अपनी खूबसूरती शख्सियत की वजह से हर किसी को पसंद आता था, पर उसको अपनी फैमिली की तवज्जो की ज़रूरत थी, जो उसको नहीं मिली थी। इसको जब ज़्यादा अपनी तन्हाई दोस्तों के होते हुए भी महसूस होती तो जो उस पर अपनी जान छीनते थे, तो वो अपनी नानों के घर जाता था। इनसे मिलने, इनसे बात करके उनको सुकून मिलता था, पर वो कभी कभी ही उनके पास जा पाता था। इस बार भी वो गया। पता है मेरी कज़न की शादी है कुछ माह बाद। अमारा ने पुरजोश आवाज़ में कहा। नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि कज़न तुम्हारी है, हमारी नहीं। ख्वाद उसकी बात को अपने दांतों की नुमाइश करता बोला। कभी तो मुझे बोलने दिया करो। मायरा ने नाक को सेड़ कर उसको देखा। हर वक्त तो बोलती रहती हो। अमैर ने हमारा को सर पर चित लगाकर कहा। अच्छा, पर तुम लोगों को मेरे साथ पिंडी चलना है कज़न की शादी पर? अमारा ने कहा। अभी तो वक्त है, पर ना फिर देखेंगे। कश्यप ने जवाब में कहा। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग जाने कब उठो यहाँ से। शाहजैन खड़ा होकर बोला। जैन, क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है। अमारा ने अपना बैग पहनकर शाहजैन को मुखातिब करके पूछा। पूछने की क्या बात है, कर देगा ड्रॉप तुम्हें।
इसके पूछने पर कहा, हाँ आओ भाई जल्दी। शाहजैन कहता, ब्लैक गॉगल्स पहन कर निकल गया। ये आजकल हमारा कोई पतंग क्यों नहीं करता? बाद ने किसी जासूस की तरह कश्यप और उमैर की जानब देखकर ऐसा आवाज़ में पूछा, जिस पर दोनों कंधे उठाकर नहीं पता कहा। जैन, तुम्हें पता है पिछले माह जो टेस्ट हुआ था ना, इसमें प्याज ने पूरे नंबर हासिल किए थे। हमारा ने गाड़ी में बैठते ही शाहजैन से कहा, जो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। हाँ तो वो क्या कम पढ़ाकू कीड़ा है, जब देखो मैं कोई ना कोई किताब उठाकर घूमता रहता है। शाहजैन ने उसकी बात पर कहा, हाँ पर तुम्हें नहीं पता मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी एक नंबर कम आया। हमारा ने ऐसे इसको बताया जैसे जाने कितने कम आए हों। बड़ा जुल्म हुआ फिर तो तुम्हारे साथ। शाहजैन तजिया बुनहा ना वो बिना उसका तन समझे सर हिलाकर बोली, जिस पर शाहजैन ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दवा अपने घर का छोटा किचन साफ कर रही थी जब उसका चाचा आकर उसको अपने पास बुलाया। कि चाचा कोई काम था? दवा ने अपना सर पर दुपट्टा लिया। दुपट्टा दुरुस्त करते पूछा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मुझे कोई एतराज़ नहीं। चाचा ने उसके सर पर बम कराया। मुझे शादी नहीं करनी, दवा ने घबरा कर कहा। तो क्या सारी ज़िंदगी मेरे सर पर होगी? अनवर इस पर चीख कर बोला। चाचा मेरी बात को समझे हैं। दवा ने इल्तिजा की, क्या समझूँ? कल अकबर आएगा, तुमसे मिलने तैयार रहना। फिर 2-3 बार इससे नका होगा। अनवर बिना उसकी बात सुने बोला, चाचा अल्लाह का खौफ करें, मेरे बाप की उम्र का है वो, और वो है भी बहुत ख़राब बदमाश, और न जाने कितनी बुराइयाँ हैं इसमें। वह अपने हक़ के लिए बोली, मुझे खौफ खुदा बताने की ज़रूरत नहीं, और जो कहा है वो करना। बाप कितना है बाप नहीं। अनवर सफाके से बोला, मैं आपकी भतीजी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दवा बेयकीनी से बोली, अंदर जाओ। अनवर ने अंदर की तरफ इशारा करते कहा, वो बस वो मैं अपने रिश्तेदार की तरफ हूँ कराची, तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि तुम मसरूफ़ होते हो और इतने टाइम से मिलने भी आए भी नहीं। नानू ने वैसे ही शफ़क़त से कहा, सॉरी नानू, मैं आपको टाइम नहीं दे पाता। उमैर नातम हुआ, अरे ऐसा ना कहो मेरे बच्चे, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी, अभी कराची में हूँ। नानू ने उसको बताया, अच्छा फिर मैं दूसरे इतवार को आने की कोशिश करूँगा। उमैर ने कहा, इंशाल्लाह ज़रूर। नानू ने मुस्कुराकर कहा। दवा को अभी तक मौका नहीं मिला था कि वो घर से निकल सके, इसलिए अभी वो अपने घर के सेहन पर रखी चारपाई पर बैठकर अपने चाचा के घर से निकलने का इंतज़ार कर रही थी, और डर भी रही थी कि अगर पकड़ी गई तो उससे आगे सोचते उसकी रूह तक काँप होगी। मैं बाहर जा रहा हूँ, अकबर को ले आऊँगा साथ में, और खबरदार जो तुमने कोई गुस्ताखी की तो। वो अपनी सोचों में घूमती जब अनवर उसके पास आता बोला, नहीं करूँगी कुछ। दवा नजर झुकाकर बोली, बेहतरी भी इसी में है। अनवर कहता निकल गया, जिस पर दवा ने शुक्र का सांस लिया। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में आकर अपनी चादर लेकर उसको पहन कर खुद को पूरी तरह ढाँप कर वो दरवाजे के पास आकर गली में देखा जो सुनसान थी। वो मौका गनीमत मानती अपना पैर घर से बाहर निकाला और बिना इधर उधर देखे वो तेज़ कदमों से चलती गई, पर वो जल्दी में होने की वजह से बुरी तरह टकरा गई। वह सामने अकबर को देखकर इसका सांस खुश्क हो गया था। एक तो इसको देखकर पता लग गया था कि उसने पहचान लिया, और दूसरी बात ये है कि वो अभी दूसरी गली में ही थी जहाँ दोपहर होने की वजह से सब अपने घरों में थे। ये तू किधर भाग रही थी? अकबर उसको देखकर जालाना लहजे में बोला, आपको क्यों अब बताऊँ? दवा ने अटक अटक अपनी बात मुकम्मल किया, हाँ चल घर की तरफ फिर बताता हूँ तुझे। अकबर अभी हमगम टहका लगा कर उसका हाथ पकड़ता बोला, तभी दवा ने उसकी कलाई को ज़ोर से काट कर जैसे ही अपना हाथ आज़ाद करवाया और भाग कर रोड की तरफ बढ़ गई। अरे रुक साली, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। अकबर अपनी कलाई पर उसके दांतों के निशान देखकर ज़ब्त से बोला और उसके पीछे भागकर आने लगा। दवा को नहीं पता वो अब कहाँ जा रही है। उसको भी अभी इस दरिंदे से बचना था जो किसी असेब की तरह उसके पीछे लगा था। भाग कर वो थक गई, पर रुकी फिर भी नहीं थी। ऐसे ही भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि वो आ रहा है या नहीं, पर इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसने जैसे ही सामने देखा तो एक गाड़ी इसको अपने पास आती दिखाई दी। इसने गाड़ी को अपने इतने करीब देखकर खौफ से आंखें बंद कर लीं और वहीं बेहोश होकर गिर गई। क्या हुआ गुल खान? बानो बेगम ने गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर से सवाल किया। ओ बीबी जी, कोई लड़की बेहोश पड़ी है, गुल खान ने बताया। अल्लाह खैर, बानो बेगम कहती ही स्टिक के सहारे गाड़ी से निकली तो सामने सफ़ेद चादर पहने जवान लड़की बेहोश मिली। गुल खान, इधर आओ, इस बच्ची को गाड़ी में लाओ। बानो बेगम ने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया, पर बीबी ने जाने ये लड़की कौन है, और हमने तो इस्लामाबाद जाना है वापस, तो आप ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को अपने साथ ला सकती हैं? गुल खान ने सर झुकाकर कहा, गुल खान, जो कहा है वो करो। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। क्या हुआ जो जो अनजान है, पर इसकी हालत से इसकी मुसीबत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। अभी हम लेकर जा रहे हैं, फिर इसको होश आएगा। ये
कहेगी वहाँ छोड़ देंगे। बानो बेगम समझदारी से बोली, जी जैसा आप कहें। गुलखान ने सर हिलाया और बेहोश पड़ी दवा को गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया और बानो बेगम भी वहीं बैठ कर उसका सर अपनी गोद में रखा। फिर गुलखान ने गाड़ी चलाना शुरू की। हमारा तो अपनी नानों की तरफ जाने का प्रोग्राम था ना। केशव उमर का काफ़ी का कब थमा कब पूछा। हम था तो सही, पर वो कराची है और मुझे पता नहीं था। अमेरिका के लिए तब जवाब दिया, अच्छा। कशक क्वेश्चन गोद में रख करती बस इतना बोली, तुम बताओ घर में कोई और नहीं क्या? हमारा लॉन्च में घर नज़र घुमाता इससे पूछने लगा, नहीं मॉम डैड टूर पर गए हुए हैं और आदि अपने दोस्तों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कश्यप ने उसकी बात का जवाब दिया और अपने भाई का बताया। ओके काफ़ी ख़त्म करो, फिर भाई चलते हैं। मैरिज की बात पर बोला। ओके कश्यप उसकी बात पर खुश होते हुए बोली। उसको जब होश आया तो खुद को अनजान जगह पर देखकर वो फ़ौरन से उठ बैठी और कमरे को चारों तरफ से देखने लगी। और किसी खूबसूरत कमरे में खुद को देख खौफज़दा हो गई कि इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि और उठकर आवाज़ लगाती या पता करती कि वो कहाँ है। डरो नहीं बेटी, आप बिल्कुल महफूज मुकाम पर हैं। बानो बेगम जो कल रात से इसको होश में लाने के इंतज़ार में थी, इसको ऐसे हरासा महसूस करती वो अपने अज़ली नरम और शफ़क़त लहजे में बोली, आप कौन? दवा ने सोफे पर बैठी बुजुर्ग खतून को देखकर पूछा, जिस पर पहले उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। मेरा मेरा बानो मेरा नाम बानो है और इस वक्त आप मेरे घर में हैं जहाँ मैं और बस एक मुलाज़म रहती हैं। उन्होंने उसके सवाल पर मुस्कुराकर बताया, मैं जानना चाहती हूँ वापस। दुआ ने उनके नूरानी चेहरे को देखकर कहा, कहाँ जाएंगी आप? बता दें, हमारा ड्राइवर आपको बामौफूस आपको आपके घर छोड़ आएगा। बानो बेगम ने कहा, इस तलब की ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी खुद ही। दुआ ने इनकार करते कहा, आपको पता है आप कराची नहीं बल्कि इस्लामाबाद में हैं। बानो बेगम ने उसके इनकार पर बताया, क्या? दुआ की आंखें हैरत से खुल गईं। जी बेटा जी, आपको हमें जानते थे नहीं और हमारा यहाँ आना ज़रूरी था, इसलिए आपको यहीं ले आए कि जब आपको होश आए तो आपको अपने घर भेज दूँगी। बानो बेगम ने वजाहत कर देकर कहा। उनकी बात सुनकर दुआ की आंखें भीग गईं, क्योंकि वो अब वो क्या करेगी? नरमा के पास भी नहीं जा पाएगी। क्या सोच रही हैं? बानो बेगम ने उसको सोचों में देखा तो सवाल किया, नहीं कुछ नहीं। दवा सरनफी में हलाकर बोली, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। आप अपना मसला मुझे बता सकती हैं, क्या आप किसी से भाग रही थी? बानो बेगम ने शाइस्ता लहजे में पूछा। दवा पहले उनको देखती गई, फिर रोते हुए अपना सारा हाल उनके सामने बयान कर दिया। जब बानो बेगम ने बहुत गौर से सुना, उन्हें अपने सामने बैठी मासूम लड़की पर तरस आया कि इतनी कम उम्र में वो सब बर्दाश्त कर चुकी है। उनके खामोश होने के बाद वो इनको रोता देखकर सोफे से उठकर स्टिक के सहारे उसके पास बैठकर आ गई। अब रोना मत बेटी, खुदा की आजमाइश समझकर अब बस पुरसकून हो जाओ और आप आज से हमारी बेटी बनकर इस घर में रहेंगी। बानो बेगम ने दवा को अपने साथ लगाकर तसल्ली देने वाले लहजे में, नहीं आपका शुक्रिया, मैं अपने घर जाऊंगी। दवा ने जल्दी से इनकार किया। शायद आप भूल गई, आपका वहाँ जाना ना आपके लिए महफूज है ना ही आपकी इज्जत के लिए। बानो बेगम ने उसको आगाह करना ज़रूरी समझा। मैं जानती हूँ, पर आपका मुझ पर पहले ही बहुत आसान और अब मज़ीद नहीं। दुआ ने अटक अटक कर बोलती अपनी बात पूरी की। ये आसान नहीं, आप बस ये समझ लें कि हम भी अपनी तन्हाई से बेजार हैं। अगर आप हमारे साथ रह लेंगी तो आपको अपना महफूज मुकाम भी मिलेगा, माँ भी मिलेगी और वो सब जो आप चाहेंगी। बानो बेगम ने शफ़क़त भरे लहजे में कहा, आप किसी अजनबी पर ऐसे यकीन कैसे कर सकती हैं? दवा ने खुद का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, सवाना शनास औरत हैं हम, एक नज़र में ही इंसान को पहचान लेते हैं। बानो बेगम ने कहा, आपके घर वालों का मसला नहीं होगा। तो आने रजामंदी देने वाले लहजे में पूछा, और कोई चारा भी तो ना था जहाँ वो रहती? बताया, जो बस यहाँ मैं ही रहती हूँ, एक मुलाजमा। बानो बेगम ने अपनी बात दोहराकर कहा, और आपकी बेटी? दवा ने पूछा। वो तो शादी के बाद दुनिया के रंगों में इस कदर गुम है कि अब शायद उसको याद भी ना हो कि इस दुनिया में एक अदद उसकी माँ भी है। बानो बेगम उदास होकर बोली, सॉरी मैंने आपको अफसुदा कर दिया। दवा ने नदामत से सर झुकाकर कहा, माफ़ी ना मांगे, आपका क्या कसूर? यही तो ज़िंदगी है, वक्त वक्त की बात है। हर कोई बस अपनी ज़िंदगी में इस कदर खो जाता है कि उनको ये भी ख्याल ही नहीं आता कि कोई अपने भी हैं जो उनके प्यार के उनके उनके प्यारे अपने भी हैं जो उनके प्यार के लिए तरसते हैं, उनके वक़्त चाहते हैं। बानो बेगम ने उसको शर्मिंदगी से निकाला। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कभी शिकायत मुझसे आपको कभी शिकायत ना हो। दवा ने
आहिस्ता आवाज़ में कहा। आप तो ठीक से बोल लेती हैं, हमें तो ऐसा लगा था कि आप अटक-पटक कर बोलती हैं। बानो बेगम ने उसका मूड ठीक करने के लिए शरारत से कहा। इस पर वह मुस्कुरा दी। उमैर, तुम्हारे पास कल वाले नोट्स हैं तो मुझे देना। शाहज़ैन उमैर के घर बैठा मोबाइल पर कुछ टाइप करता मसरूफ़ सा बोला। मेरे पास तो नहीं, टेस्ट जो नहीं दिया तो नोट्स भी नहीं मिले। उमैर ने शाहज़ैन को आंख मारकर कहा। तो वह है क्या था? अगर तुम और कश्यप आवारागर्दी करने की बजाय कुछ पढ़ लेते तो। शाहज़ैन ने ताज्जुब से उनको देखकर कहा। ये बातें समझाने के लिए हमारा काफ़ी है, तुम्हें उसकी पोस्ट संभालने की ज़रूरत नहीं। मैं शर्मिंदा होने की बजाय इसको शर्मिंदा कर डाला नहीं कहता मैं कुछ। पर ये बताओ, शादी का क्या सीन है? शाहज़ैन बात बदलकर उससे पूछा। अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं, मैंने साफ इनकार करते कहा। क्यों, मंगनी की तो बहुत जल्दी ये कर दी और शादी का कोई सीन ही नहीं। शाहज़ैन ताज्जुब से बोला। इतनी जल्दी मैं नहीं चाहता था, वो तो बस कश्यप को सब्र नहीं था, वरना मैं स्टडी कंप्लीट होने के बाद चाहता था। उमैर ने जवाब दिया। तो मोहब्बत करते हो ना शफ़क़त से? शाहज़ैन उसकी तरफ देख कर बोला। हाँ, दोस्त की तरह अज़ीज़ है मुझे। उमैर ने उल्टा जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब था इससे कश्यप चाहती है तुम्हें। शाहज़ैन ने वजाहत दी। वो भी मुझे दोस्तों की तरह चाहती है, उमैर ने हल्की मुस्कुराहट से कहा। उफ़ उमैर, तुम एक केमिस्ट्री हो जो मैं तो नहीं समझ सकता। शाहज़ैन हाथ ऊपर करता हंकारा भरकर बोला। हाँ हाँ, हर कोई समझ ले, हमें इतने आम भी नहीं। उमैर हंसकर ड्रामाई अंदाज में बोला। हाँ जनाब, ये तो है, पर मुस्तकबिल में कश्यप ने तो जान ही जाना है। आखिर को ज़िंदगी की साथी जो होगी। शाहज़ैन ने उसकी बात पर कहा। ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा ज़ैन बाबू, उमैर भारी आवाज़ में बोला तो वह हंस दिया। तवा को बानो बेगम के साथ रहकर 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया था। वो अब उनसे हर बात बिना झिझक कर लेती थी। इससे बातें करना, उनको सुनना तो आपको अच्छा लगता था। उसे अब ये बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि बानो बेगम से खून का रिश्ता नहीं, क्योंकि उनको ज़िंदगी में ये सबक तो मिल ही गया था कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। कभी कभी अपने ही इंसान को गिरा देते हैं तो जिससे हमारी पहचान भी ना हो तो वो उन्हें उठा देते हैं। कभी ना गिरने के लिए मेरे आने से पहले आप घर में क्या करती थी नानो? दवा ने इससे पूछा, जो गार्डन में पौधों को पानी डाल रही थी। बस बेटा, मैं तो अल्लाह की इबादत करती थी तब भी, और यहाँ पौधों को पानी देती थी, और इस इलाके के बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभी तो उनसे बातें भी। बानो बेगम उसके पास आते हुए बताया। और आपका नवासा भी है ना, जिसके लिए आपने कहा था कि उनकी तरफ मैं भी आपको नानो कहूँ? दवा ने कुछ याद करके कहा। हाँ बिल्कुल आ जाता है, पर अब शायद पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया इसलिए नहीं आया। बानो बेगम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा। दवा ने सर हिलाया। मैं बहुत टाइम से आपको कहना चाहती थी कि तुम आगे पढ़ो यूनिवर्सिटी में। बानो बेगम ने इसको देखकर कहा। नहीं, मैं जितना पढ़ती हूँ इतना काफ़ी है, दवा ने मुस्कुराहट से कहा। मैं आपको पूछा नहीं बल्कि बता रही हूँ, बानो बेगम ने घूर कर कहा। नानो प्लीज़, दवा ने इल्तिजा की। कोई प्लीज़ व्लीज़ नहीं। बानो बेगम उसकी सुनने के मूड में नहीं थी। मुझे अब बाहर जाने से खौफ आता है, मैं बस अब चार दीवारों के बीच रहना चाहती हूँ, दवा ने अपना डर बयान किया। आपको पता है, इंसान को ना लापरवाह होना चाहिए ना ही खौफज़दा, क्योंकि ये दोनों ही ज़िंदगी के लिए नासूर होते हैं। बानो बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा। आप अपनी बात मनवाने का हुनर रखती हैं, दवा ने थके लहजे में कहा। एक उम्र गुजारी है, आखिर को हुनर को तो आना था। बानो बेगम ने मुस्कुराकर कहा। यह बात भी आपने ठीक कही है। आपकी ठीक है, दवा ने मुतफिक होकर कहा। अच्छा, मैं अब देखती हूँ आपके लिए कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला। बानो बेगम ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा तो उसने बस सर स्वाद में हिलाया। शाहज़ैन आज अपने किसी जानने वाले के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। उसको आए बहुत वक्त हो गया था जब उसके मोबाइल पर कॉल आई। अरे तुम बैठो, मैं ये कॉल सुन के आऊँ, शाहज़ैन ने अपने साथ बैठे लड़के से कहा, जिसने बस सर हिलाया। कहो क्या बात है, शाहज़ैन ने फ़ोन पर कहा। मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ उभरी। देखो दानिया, वो अभी कुछ कह ही रहा था जब उसको रेस्टोरेंट के कॉर्नर साइड पर मारा के साथ किसी लड़के को देखा। इसको किसी लड़के से हंसकर बात करता देखकर शाहज़ैन की रगें तनी और वो फ़ोन काट कर उसकी तरफ आया जहाँ वो थे। हमारा शाहज़ैन उसके टेबल के पास आकर जब से बोला। वाह ज़ैन, तुम, वाह व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज़। हमारा शाहज़ैन को देखती अपनी जगह से उठकर खुशगली से बोली। तुम यहाँ? शाहज़ैन लड़के को गोरी से नवाजता इससे पूछा। एक मिनट, मीट माई कज़न बुरहान। हमारा ने अपने साथ लड़के का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान खुशकिस्मती से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। वालेकुम सलाम शाहज़ैन। जसमन बस इतना बोला। और बुरहान, ये मेरा दोस्त शाहज़ैन। हमारा ने फिर अपने कज़न को कहा।
भी सेठ बुरहान ने कहा। नानो, पहले तो कभी मैंने आपके घर शकीला के अलावा नहीं देखा। मैं कुछ देर बाद दवा बारे में पूछने लगा तो बिना झिझक के उसको सारी बात बता दी। आप ऐसे किसी को कैसे अपने घर में बना दे सकती हैं? मैं नाराज़गी से बोला। ऐसे ही नहीं रखा, इसकी बात में सच्चाई महसूस हुई तो रखा, वरना वो बेचारी इस ज़ालिम दुनिया में कहाँ जाती। और है भी तो जवान लड़की ना। बानो बेगम आराम से इसको समझाया, और खूबसूरत भी। उमैर ने मुंह से फिसला। उमैर, बानो बेगम ने घूरा। क्या है नानो, मैंने ऐसे ही बात की। मैंने वजाहत दी। तभी तो वहाँ चाय की ट्रे लेकर आई। पहले बानो बेगम को दी, फिर डर डर कर उमैर की तरफ बढ़ाई, पर उनको देखने की गलती नहीं की। उमैर भी ना इस पर ध्यान दिए चाय पकड़ ली। डर था कि कहीं गिर ना चाहे, उसके ऊपर ही ना गिरा देती। दवा, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। इनको अंदर जाता देख कर बानो बेगम ने कहा, जी नानो, बस किचन साफ कर लूँ। दवा बहाना बनाती चली गई, जबकि बानो गहरी सांस लेकर रह गई इसको खौफजदा देख कर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शक्ल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शक्ल बहुत खूबसूरत है। अमैर चाय पीते बोला तो नानो को इसकी बात समझ ना आई। तो ये क्या कि नहीं, नवासी मुझे देख कर इतना खौफजदा हुई जितना कोई हॉरर मूवीज़ में भूत को देखकर नहीं होता। मैं मुँह बनाकर बोला, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, बस पहली दफ़ा मिली है ना इसलिए। बानो बेगम ने हंसकर बोला, अच्छा खैर ये बताओ, आपके चाय क्यों नहीं पी रही? मैं अपना चाय का कप खाली करता बोला, बस 5 मिनट बाद अजान होने वाली है और मेरा वज़ू है, इसलिए मैंने चाय पीना कम की है। बानो बेगम ने जवाब दिया। अच्छा फिर अपना कप मुझे दे दे, मैं पी लेता हूँ। मैं कहते ही उसके साइड पर रखा कप उठा लिया। तुम कब से चाय के इतने शौकीन हो गए हो? बानो बेगम तजुब से बोली, आज से। हमारा चाय का घूंट भरे मज़े से बोला, हाँ, दवा के हाथों में जादू है। कुछ बिना बना बहुत मज़ेदार बना तो खाना बहुत मज़ेदार बनाती है। बानो बेगम दवा की तारीफ़ करते बोली। उनकी बात पर चाय पीते उमैर को ज़बरदस्त खांसी का दौरा पड़ा। उमैर, ऐसा क्या हुआ है? बानो बेगम इसके लाल होते चेहरे को देखकर फिक्रमंदी से बोली, नहीं कुछ नहीं नानो, आप जाएं, अजान हो रही है। उमैर खुद को संभालता बोला, हाँ जाती हो, तुम तो यही हो ना अभी? बानो बेगम ने उठकर फिर पूछा, जी इतने टाइम बाद आया हूँ, अभी तो यही हूँ। मैं कब टेबल पर रखता बोला, सही में नमाज अदा कर लूँ? बानो बेगम कहती लॉन्च से निकल गई। मैं भी अपना मोबाइल में गुम हो गया, तो आप भी किचन से निकली तो लॉन्च में आकर टेबल से कप उठाने लगी। चाय बनाते वक्त आपका ख्याल कहाँ था? मैं मोबाइल में अपनी नज़र टिकाता इससे सवाल किया, पर दवा नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। जवाब न मिलने पर मैंने उसकी तरफ देखा जो उसको देख रही थी। चाहे आपने खुद भी फरहान ने उसको बैठने का कहा, तुमने बताया नहीं यहाँ क्यों? पढ़ने से फुर्सत मिल गई। शाहजैन बैठ दोबारा अपना सवाल अमारा से किया। कहाँ ये नहीं आ रही थी, वो तो मैं अमारा को ज़बरदस्ती ले आया। अमारा की बजाय जवाब फरहान ने दिया था, जिस पर शाहजैन ज़बर के उसके होंठ भर कर रह गया। वो खुद नहीं जानता था कि उसका इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। हमारा शाहजैन आईब्रो ऊपर करता सवालिया अंदाज से बोला, ज़्यादातर घर वाले मुझे मारा कहते हैं। हमारा ने चश्मा ठीक करके जवाब दिया। अच्छा। शाहजैन बस इतना कहा, फिर बुरहान को देख कर हमारा नहीं आ रही थी तो आपने ज़बरदस्ती क्यों ले आए? उसने हमारा पर जोर दिया, क्योंकि इसकी आदत है राज़ी होकर भी इनकार करना। बुरहान बिना उसके लहजे पर गौर किए बोला, बड़ा जानते हो हमारा को? शाहजैन का तंज़िया बोला, आखिर को बचपन का साथ है। बुरहान फुखरिया अंदाज में बोला। शाहजैन ने अपने हाथ की मुठ्ठियाँ ज़ोर से बंद की। शाहजैन का मोबाइल बजा तो अली का नाम देखकर उसको याद आया कि वो यहाँ अकेला नहीं आया था और अली को अपने इंतज़ार में बैठाकर वो यहाँ चला आया। आप लोग बैठे, मैं अपने दोस्त के साथ आया था। शाहजैन कह रहा था। उठ गया, खरूस नहीं था तुम्हारा दोस्त? उसके जाते ही बुरहान ने हमारा से पूछा। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, आज शायद उनका मूड ख़राब है। हमारा ने उससे जल्दी से जवाब दिया। इनका बुरहान ने छेड़ा। सुधर जाओ हानी, वो ऐसा कुछ नहीं, हमारा ने सुरक्षित से कहा। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बुरहान सुनने से बोला। कुछ है भी तो नहीं, हमारा ने चश्मा ठीक करते कहा। हो भी सकता है, बुरहान ज़ेरे लब बड़बड़ाया। टेंटून शकीला नहीं क्या? घर पर दरवाजे पर बैल की आवाज़ सुनी। बानो बेगम ने लॉन्च में बैठी दवा से कहा, जो कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी। नानो, वो किचन के लिए कुछ चीज़ें लेने गई हैं, मैं देखती हूँ। दरवाजे पर कौन है? दवा इनको बताते सोफे से उठ की बाहर चली गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने खूबसूरत लड़का देखकर वो डर गई और जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया। कौन हो तुम? मैं अपने नानों के घर के दरवाजे पर अनजान लड़की देखकर तज्जुब से पूछा। वो मैं दवा अटक कर कुछ बोलना चाहा पर बोल ना पाई। बोलने की सलाहियत से महरूम हो क्या? मैंने दूसरा सवाल भी कर डाला। नहीं,
दवा ने जल्दी से अपना सर नफ़ी में हिलाया। कौन है? दरवाजे पर बानो बेगम खुद स्टिक के सहारे चलती उस तक आई। दवा बानो बेगम को देखती जल्दी से दौड़कर उनकी तरफ चली गई। उमैर, कैसे हो मेरे बेटे? बानो बेगम खुशी से नहाल होती उसकी तरफ आई। मैं ठीक हूँ नानो, आप सुनाए? उमैर इनको अपने साथ लगाए पूछने लगा और अंदर की तरफ आ गया। अल्लाह का शुक्र है, बानो बेगम ने जवाब दिया। लड़की कौन थी नानो? पहले हाय हाय गए। उमैर ने उनके पास आकर बोला, ये कौन है? कश्यप ने सवाल किया। ये दुआ है नानो की रिश्तेदार की तरफ से, और अब ये इस यूनि में पड़ेगी। उमैर ने मुख्तसर तारुफ करवाया, जिस पर सबने समझने वाले अंदाज में सर लाया। खुश दिली से उसको वेलकम किया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्यारी लड़की। हमारा ने अपना चश्मा ठीक करते इससे कहा, जो उम्र में इससे छोटी थी। शुक्रिया, दुआ ने हिम्मत करके बिना अटक कर जवाब दिया। तुम लोग चलो, मैं दवा को उसके डिपार्टमेंट में छोड़ के आता हूँ। मैं उनसे कहता दवा को लेकर चल दिया। शाहजैन, फुआद, कश्यप हमारा भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गया। ये रही तुम्हारी क्लास, और अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे मदद मांगने मेरे डिपार्टमेंट में आ सकती हो। उमैर इसको क्लास के सामने छोड़ता बोला, जी शुक्रिया आपका। दुआ ने कहा, जिस पर उमैर को हैरत हुई कि पहले तो इतना अटक कर बात कर रही थी, पर अब अपना सर झुकता निकल गया। कैसा था पहला दिन? बानो बेगम ने अपने साथ रात का खाना खाती दवा से सवाल किया। अच्छा था नानो, और एक दोस्त भी हुई आलिया, और वो इतना बोलती है कि क्या बताऊँ। दुआ मुंह में नवाला डालती इनको बताया, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, और ना हमें तो फिक्र थी कि ना जाने आप बात किसी से करेंगी भी कि नहीं। बानो बेगम इसको देखती मोहब्बत से बोली, आपके नवासे ने कहा था कि वहाँ कॉन्फिडेंट से रहना और बात भी कॉन्फिडेंट से करना। वहाँ लोग मजाक बनाने में देर नहीं करते। दुआ ने उनकी बात पर मैं का कहा बताया। मेरे नवासे का नाम उमैर है। बानो बेगम उसके उमैर के ऐसे लक़ब पर मुस्कुराकर बोली, हाँ वही, उन्होंने कहा तो मुझसे जितना हो सका मैंने इतना खुद को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की। दुआ ने बताया, सही है, वैसे भी इंसान को खुद मुख्तियार होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल का हिम्मत और हौसले से सामना करे, बजाय रोने और परेशान होने से। परेशानी मसले का हल नहीं होता, और ना ही रोना। बस ये कहा करते हैं कि रोने से दिल हल्का हो जाता है। बानो बेगम ने आराम से उसको समझाया, मैं कोशिश करूँगी। दुआ ने अज़म से कहा, इंशाअल्लाह। बानो बेगम ने मुस्कुराकर कहा, आपने खुद पी थी पहले ऐसे ही, बस हमारे लिए की। उमैर ने एक और सवाल किया। मैं आपके के बात का मतलब नहीं समझी। दुआ ने अटक कर वह मुश्किल अपनी बात की, इसके लिए ऐसे बात करना देगा। उमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा, अगर और चाय हो तो पी के चेक करिएगा, समझ आ जाएगी मेरी बात। उसकी बात पर दुआ दोबारा किचन में चली गई। उमैर इसको जाता देखकर व्हाट्सएप स्टेटस देखने लगा। दुआ किचन में आते ही चाय का एक घूंट भरा, फिर जल्दी से सिंक की तरफ आकर गिरा भी दिया। दुआ को शर्मिंदगी के एहसास ने घेर लिया। उसको पता ही नहीं चला कि वो चाय में चीनी की बजाय नमक डाल बैठी थी। न जाने क्या सोच रहे होंगे वो, और नानो ने कैसे पी ली, और उसके नवासे ने भी। दुआ खुद को परेशानी से कहने लगी और दोबारा दोनों कप्स को देखा जो बिल्कुल खाली थे। वो फिर अपने कमरे की तरफ चली गई। नानो, मैं अब चलता हूँ। उमैर बानो बेगम से बोला, क्यों? अभी तो शाम है। बानो बेगम ने बताया, वो तो पता है, पर ज़रूरी काम है। उमैर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बानो बेगम ने कहा, कहिए। उमैर की तरफ मुतवज्जो हुआ, मैं चाहती हूँ जिस यूनि में तुम पढ़ते हो इसमें दुआ का भी दाखिला करवा दो। बानो बेगम उमैर को देखकर कहा, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ही क्यों? उमैर ने सवाल किया। वो बहुत खौफज़दा है, अगर तुम्हारे साथ होगी तो मुझे भी तसल्ली होगी। बानो बेगम ने वजह बताई। मैं फ़ॉर्म ले आऊँगा और सब्जेक्ट आप पूछ लीजिएगा। इस पहले दिन मैं ले जाऊँगा साथ, पर बाद में आपको अपने ड्राइवर से कह देगा, क्योंकि मेरा आना हर रोज़ मुमकिन नहीं। मैंने कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं जानती तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत फासला है। बस तुम वहाँ दुआ का ख्याल रखना। बानो बेगम ने उसकी बात पर जल्दी से बोली, दुआ का एडमिशन मैंने करवा दिया था, पर इसका डिपार्टमेंट अलग अलग थे बहुत सब्जेक्ट की वजह से भी, और मैं का इससे सीनियर होने की वजह से भी, और आज दुआ का यूनि में पहला दिन था, जिस वजह से वो कुछ नहीं बल्कि बहुत नर्वस थी। वो गुलाबी कलर की शलवार कमीज़ पहना था और नेट का गुलाबी दुपट्टा अपने सर पर रखे अच्छे से रखे वो अपने कंधे के अतराफ स्किन कलर की चादर डाले
रखी थी वो अब तैयार थी, बस उमैर के इंतज़ार में थी। बानो बेगम ने उसको बताया था कि पहली बार जा रही हो तो वो इसके साथ फिर ड्राइवर से साथ ही चली जाना। इसको ये बात ठीक भी लगी, तो वह उमैर से जिम्मेदार थी कि उसने नमक वाली चाय बना कर दी। अरे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। वो जैसे बाहर आई तो बानो बेगम ने उसको देख कर कहा शुक्रिया, दवा छिप कर बोली। तब बाहर गाड़ी के हारन की आवाज़ आई तो बानो बेगम को खुदाफिज कहती निकल गई। मोहतरमा आगे वाली सीट पर आए। उमैर इसको बेसख्ता पूछा गया ताकि गैर मर्दों की बुरी नज़रों से बच सकूं। दवा ने नज़र झुकाकर बताया, क्या किसी का देखना इतना बुरा है? मैंने दोबारा पूछा, किसी का नहीं, बस नामहरम का देखना बुरा है। दवा ने बता दी, तो क्या सबकी नज़रें बुरी होती हैं? ऐसे भी कोई देखता है। उमैर कंधे चढ़ाकर बोला, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, बस हमें नामहरम मर्दों से पर्दे का हुक्म है। दवा ने सानिया से अपनी बात की। अच्छा, तो तुम्हारे ख़्याल के मुताबिक लड़की को कैसा होना चाहिए? उमैर ने दिलचस्पी से सवाल किया। लड़की को खुदा को चाँद नहीं होना चाहिए जिसकी हर कोई शौक़ से चाहत से मोहब्बत से देखता रहे। मेरे ख़्याल में लड़की को सूरज होना चाहिए जिसे कोई भी आम शख्स ना देख सके, वो जिसे देखने के लिए ख़ास क़ुव्वत दरकार हो और जिसकी रोशनी की हद से आँखें चंचलाने लगे, वो जिसे देखने के लिए आँखें उठें तो हज़ार बार झुकने पर बोलने तो उसके लहजे की तपश बर्दाश्त न हो, वो गरजे तो मजबूत रह जाएँ, इस्लाम की चादर से खुद को ढाँप कर रखे, ऐसा होना चाहिए लड़की को। हवा ट्रांस की कफियत में सब बताती थी। उमर सांस रोक के उसका एक एक लफ्ज़ सुन रहा था। अब इसमें अब मज़ीद हिम्मत ना थी कि कुछ और बोले। मैं तो ऐसे ही समझा था कि तुम कम बोलती हो। उमर ने कुछ देर के बाद कहा तो उसने बस मुस्कुराने पर इत्तफ़ा किया। हमारे यूनिवर्सिटी में इन दिनों का टशन ही कुछ और है। आलिया ने सीढ़ियों पर बैठी दवा के पास आकर उमैर, शाहज़ैन और फ़ुआद की तरफ इशारा करते कहा, जो रेस लगा रहे थे। तुम इम्प्रेस हो इनसे? दवा ने पूछा। मैं क्या सब? आलिया ने आंखें घुमाकर बताया। दवा ने सर हिलाया। उमैर और कश्यप का तो कोई जोड़ ही नहीं। आलिया ने अफसोस से कहा, जोड़ कैसा? वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। दवा को उसकी बात समझना है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक साल पहले इनकी मंगनी हुई थी? आलिया ने बताया। ओह अच्छा अच्छा, मुझे सच में नहीं पता था। दवा को न जाने क्यों ये बात जानकर अजीब महसूस हुआ। अच्छा, अब तो पता चल गया। मैं तो ये कह रही थी कि कश्यप कुछ ज़्यादा ही बोल्ड किस्म किया और मैं तो खूबसूरती में और हर लिहाज से इससे बेहतर है। आलिया ने कहा। नहीं, अगर वो साथ हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा ना एक दूसरे के बारे में। क्या पता मेरे को कश्यप और उसकी बोल्डनेस कॉन्फिडेंस ही पसंद हो। अच्छे दोस्त से ज़्यादा हम सफ़र कोई हो ही नहीं सकता। दवा ने अपने नज़रिया बताया। दोस्त हमेशा दोस्त ही रहता है। अगर उससे शादी हो तो वो बस हम सफ़र और ज़िंदगी का साथी बन जाता है। दोस्ती का रिश्ता तो कहीं और जाकर सो जाता है। आलिया ने उसकी बात की पर इख्तलाफ किया। दोस्ती इतनी कमज़ोर नहीं होती अगर दोस्त मुखलिस हो तो। और उनका घर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। यूनी में अकेले कहीं। उमैर इनको गाड़ी की बैक सीट का दरवाज़ा खोलते देखा तो कहा तो दवा सर झटक कर फ्रंट सीट पर बैठ गई। उमैर एक नज़र इसको देखता गाड़ी स्टार्ट करने लगा और साथ म्यूज़िक प्ले भी ऑन कर दिया। ये नज़र भी अजीब थी। उसने देखे थे मंज़र सभी देख कर तुझे एक दफ़ा, फिर किसी और को ना देखे कभी। गाने के बोल पर दवा की कफ़ियत तो अजीब हो गई। वो तो पहले ही नर्वस थी, अब तो बस रास्ता जल्दी से गुजरने की दुआएं करने लगी। पहले सोचा कि इससे कह के गाना बंद कर दे, फिर सोचा न जाने क्या कहे कि मेरी गाड़ी मेरी मर्ज़ी, तो वो क्या करेगी। इसलिए खामोश थी। मेरा पहला जुनून तू, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, ज़िंदगी है तू। मैं आराम से गाड़ी ड्राइव करता गाना सुनने में मगन था। फिर जब उसने अपने साथ बैठी दवा को देखा जो कुछ बेचैन लगी। उसको शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ख्याल आया कि बंद कर दे, फिर सोचा अगर अच्छा नहीं लग रहा उसे तो खुद ही मना कर दे, वो क्यों अपना मर्ज़ा ख़राब करे। ऐसे सोचते वो दिलों पर पत्थर रखकर म्यूज़िक बंद कर दिया, जिस पर दवा ने शुक्र का सांस लिया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इजी होकर बैठो और वहाँ भी कॉन्फिडेंट के साथ रहना और बात करना, वरना मजाक बनने में देर नहीं लगती। और मैंने म्यूज़िक बंद करते उसको नसीहत की, जो बार बार अपना दुपट्टा ठीक करने में लगी हुई या चादर ठीक करने में। जी, दुआ ने बस इतना कहा। लड़कियाँ तो बहुत बोलती हैं, तुम क्यों इतना कम गो हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अटक अटक के बोलने पर हंसूँगा या मजाक उड़ाऊँगा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी इतनी बड़ी बात का जवाब एक लफ्ज़ सुनकर पहले मुँह बनाकर फिर कुछ देरी से कहा, मैं कम नहीं बोलती। दवा को न जाने क्यों मैं इससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो इसको बताना चाहती थी कि वो अटक अटक कर नहीं बोलती, पर कह नहीं पाई।
हाँ मैं ही बह रहा हूँ। फिर मैं तंजिया बोला। फिर यूनी पहुँच कर गाड़ी को ब्रेक लगाई और बाहर निकला। इसको निकलता देखकर दवा भी गाड़ी से निकल आई। आओ। मैं इसको इशारा करता 7 कदम बढ़ाने लगा। गाड़ी वो देखो गाइस वो देखो उमैर के साथ लड़की हमेशा की तरह इंतज़ार करती है। उसके दोस्तों ने जब किसी लड़की के साथ देखा तो फवाद ने बोलने में पहल की, जिसकी बात पर सब ने इन दोनों को देखा। कश्यप भी उमैर के साथ कदम मिलाती लड़की को अजीब नज़रों से देख रही थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। मारा ने दोनों को देखकर इश्तियाक से कहा, जिस पर तीनों ने उसको बुरा जवाब में वो ज़बान दांतों तले दबा गई। शाहज़ैन उमैर को देखा जो ब्लैक शर्ट और ब्लैक और पैंट पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और शर्ट के ऊपर वाली ब्लैक जैकेट को अपने बाथरूम में थामे आ रहा था। और साथ लड़की को देखकर इसको हमारा की बात सही लगी। यूनी में अकेले कहीं भी नहीं जाते, अगर कोई ना हो तो बाकी इसका इंतज़ार करती हैं। दुआ ने कुछ याद आते हुए बताया। हाँ ये तो है, पर खैर हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, पर वो अपने लिए अगर फैसलन कर रहा है तो कुछ सोचा ही होगा। आलिया ने भी हाथ झाड़कर कहा, अच्छा मैं लाइब्रेरी से कुछ किताबें देकर आती हूँ। दुआ कहकर उठकर चली गई। आज कश्यप नहीं बता रही थी कि उसका वज़न आ रहा है अमेरिका से। हमारा ने ग्राउंड पर इन तीनों को आकर देखा तो बताया। हाँ मेरी बात हुई थी कि कल रात मैं अपना पसीना साफ करता बोला, मैं दुआ को देखने आता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। मैं कहकर आलिया के साथ पास जाने लगा। दुआ का पूछने इन मोहतरमा को तो बस दुआ का दीदार ही करना रह गया है। फवाद घास पर बैठ कर बोला, तो तुम्हें क्या मसला है? इसके नानों की करीबी रिश्तेदार में से है तो मैर की कज़न हुई और इसका ख्याल रखना तो इस पर फ़र्ज़ है। मैंने ने अपना चश्मा ठीक करते हुए उसको कहा, जी क्षमा चाहता हूँ आपसे, हमसे भूल हो गई। फवाद उसके सामने हाथ जोड़ कर बोला, अपने ड्रामे बाजी बंद भी करो। शाहज़ैन चिढ़ कर बोला तो वो खामोश हो गए। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? दुआ कोई किताब पढ़ रही थी जब उसका क्लास फेलो जमील उसके पास आकर बोला, जी के दुआ ने इजाज़त दी, मैं आपसे बहुत टाइम से बात करना चाहता हूँ पर कभी मौका नहीं मिला, आज मिला तो सोचा आपसे कह दूँ। इसने कहते ही खामोश हुआ। आप बात करें, मैं सुन रही हूँ, मुझे फिर बाहर जाना है। दुआ ने उसको चुप होता देखकर अपनी बात जारी रखने का कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसने कहकर उसका हाथ पकड़ना चाहा पर उमैर ने इसका हाथ बीच में ही ज़ोर से पकड़ा और बाहर आने का इशारा किया, क्योंकि लाइब्रेरी में वो तमाशा नहीं करना चाहता था। जबकि दवा तो उसकी इतनी सी बात पर ही काँप कर रह गई थी। उसने इस वक्त पर लानत भेजी जिस पर उसने बात करने का कहा। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? उमैर ने बाहर लाकर उससे पूछा। मैं उसको पसंद। इसकी बात बीच में ही थी जब उमैर ने इसके मुंह पर ज़ोर से मुक्का दे मारा। जमील को अपने दांत टूटते महसूस हुए। ग्राउंड में सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। दवा आलिया के पीछे खड़ी हो गई। उमैर क्या प्रॉब्लम है? शाहज़ैन उसके पास आकर पूछने लगा। ये क्या हरकत है उमैर? मैं तो इज्जत से इससे शादी करना चाहता हूँ। जमील गुस्से से बोला, आज के बाद तुम मुझे दवा के आसपास भी नज़र मत आना, वरना फिर तुम किसी को नज़र नहीं आओगे। उमैर दोबारा उसके चेहरे पर वार करता बोला, उमैर कंट्रोल करो, तमाशा लग रहा है। शाहज़ैन इसको अपने साथ खींच कर बोला। उमैर इसको धक्का देकर दवा का हाथ पकड़ता यूनी से बाहर निकलने लगा, जबकि वे सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी में बैठो या मैं बैठाऊँ? उसको एक जगह स्टील देकर उमैर ने ढालकर कहा। उमैर अपने कमरे आकर लेट कर सोया ही था जब उसकी दवा की बात या तक मैं कम नहीं बोलती उसकी बात करने का अंदाज़ा याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो आंखें बंद करते नींद की वादियों में चला गया। क्या इसको गर्मी नहीं लगती? इतना खुद को चादर में ढाँप कर रखा है। वो लोग इस वक्त कैफेटेरिया में थे जब कश्यप अपने साथ वाली टेबल पर दवा की तरफ इशारा करते कहा, जो आर्या की बात सुन रही थी, नहीं जिनको आदत हो उनको इन चादरों के बगैर गर्मी लगती है। फवाद ने मज़ाकन अंदाज में कहा, पर हमारा अपनी बात किताब में मगन थी और शाहज़ैन कॉल सुनने के लिए कुछ दूर था। जबकि उमैर ने इसकी बात पर अपनी नज़रें मोबाइल से हटाकर दवा की तरफ देखा, जो ब्लैक शलवार कमीज़ पहने दुपट्टा सर पर अच्छे से पहन रखा था, जिसकी कंधों पर स्किन कलर की चादर थी। वो सबसे बहुत मुनफरिद और खूबसूरत लगी थी। उमैर को जो बिना आस पास देखे अपने आप में मगन आलिया बातों में थी। फिर उसने अपने पास बैठी कश्यप को देखा, जो ब्लू टॉप और ब्लू पैंट में थी, खुले बाल। वो अपनी हालत से बेलापरवाह मोबाइल में मगन थी। उमैर को पहली दफ़ा कश्यप की ड्रेसिंग बुरी लगी थी। हमारा तुम्हारी कज़न की शादी कब है? शाहज़ैन वाक करते करते अमारा से पूछा। वो कैंसिल हो गई, अमारा ने दुखी चेहरा बनाए बताया।
ओह क्यों? शाहज़ैन ने पूछा। बस फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, अमाना ने कंधे उकसाकर बताया। ठीक, शाहज़ैन ने सर है। वैसे ज़ैन तुम्हारा क्या है सीन पढ़ाई के बाद? अमारा ने सरसरी सा पूछा। डैड के साथ बिजनेस करूँगा, शाहज़ैन ने बताया। इसके बाद अमारा ने पूछा, इसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँगा, शाहज़ैन मुस्कुराहट सब करता बोला। और फिर अमारा ने बेचैनी से पूछा, और जहाँ अम्मी कहेगी वहीं शादी करूँगा? वो तो अभी करवाना चाहती हैं पर मैंने रोक रखा है, शाहज़ैन ने उसको जांचने के लिए बोला। नाइस, मैं आती हूँ ज़रा, अमारा कहती भाग कर निकल गई, जबकि शाहज़ैन का कहका निकल गया। पागल, शाहज़ैन इसके जाने के बाद खुद से बोला। महराज तुम दवा को अपने साथ बाहर ले जाओ। महराज बानो बेगम से मिलने आया था तो उन्होंने कहा, मुझे तो एतराज़ नहीं, आप इससे पूछ रहे हैं। उमैर कहते ही दवा की तरफ इशारा करते कहा, मुझे कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने थे। दवा ने बहाना किया। अब इसको उमैर के सामने ज़्यादा बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती थी और ना ही घबराहट, बाद में कर लेना। उमैर ने इसको मुखातब करके कहा, मैं चादर ले आऊँ? फिर दवा कहते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उमैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम हमेशा से ही ऐसे पर्दा करती हो? पानी में बैठते ही उमैर, वो मुझे लगा शायद कोई ज़रूरी बात हो, दवा ने रोते हुए बताया। सुन ली फिर उसकी ज़रूरी बात? उमैर तंजिया बोला, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसी कोई बात होगी। दवा ने अपनी सफाई देनी चाहिए। आज के बाद तुम मुझे किसी और लड़के से बात करते ना देखो। उमैर अपने बालों में हाथ डाल के सबसे बोला। उसकी बात पर दवा ने बस सर हिलाया, कुछ पूछने की हिम्मत ना थी। अगर शफ़क़त को तुम्हारे इस हाले दिल का पता लग गया तो वो कितना हर्ट होगी, इस बात का अंदाज़ा है तुम्हें? शाहज़ैन उमैर के ऊपर बरस कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ बस मुझे गुस्सा आ गया था। उमैर ने नज़रें चुरा कर कहा, मेरी तरफ देख कर बात करो। शाहज़ैन इसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, क्या? उमैर इसको देख कर बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। शाहज़ैन इसके साथ बैठ कर बोला, मुझे वो अच्छी लगती है। उमैर ने अब आखिर एतराफ़ कर लिया, बस अच्छी? शाहज़ैन ने कंफर्म करना चाहा। बस मैं जो इसके बारे में फ़ील करता हूँ ना, पहले किसी के लिए नहीं किया, कश्यप के लिए भी नहीं, पर दवा का इस जमील के साथ बैठना ही मुझे आग लगा गया था। उमैर अपना सर पकड़ कर अपनी कैफियत बताने लगा। मोहब्बत कर ली, वो भी किसी और से, ये जानते हुए भी कि तुम किसी और से मंगनी कर चुके हो, वो भी अपनी दोस्त से, सबसे अच्छी दोस्त। शाहज़ैन उसकी बात पर तेज़ आवाज़ में बोला, मोहब्बत पूछ कर तो नहीं होती, ये तो दिल की बात है। जब उसको कोई पसंद आ जाए और कब्ज़ा कर ले। उमैर बुरा मान गया था। कब बोला, हाँ, पर मैं तुम्हारे एक फ़ैसले से, अगर तुमने कश्यप से मंगनी तोड़ने का सोचा ना तो हमारी बचपन की दोस्ती में दरार आ जाएगी। कश्यप को अपनाने का फ़ैसला तुम्हारा अपना था, जिस पर सब खुश थे और साथ भी थे, पर छोड़ने का सोचोगे तो कोई साथ नहीं होगा। शाहज़ैन ने उसको हकीकत में लाना चाहा। तुम लोगों को मुझे समझ नहीं ना चाहिए। मैंने इल्तिजा किया, समझ रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि कश्यप ना वाकफ़ तो इसको नावाकफ़ ही रहने दो। शाहज़ैन ने बात ख़त्म करनी चाहिए। तुमने खुद कहा कि मुझे इससे मोहब्बत है, तो फिर ये भी बता दो कि क्या इंसान मोहब्बत को ऐसे छोड़ सकता है? मैं इसके सामने आकर सवाल करने लगा। मोहब्बत को ना इंसान ख़त्म कर सकता है ना छोड़ सकता है, इसमें इंसान बेबस होता है, पर इसको अपने दिल के किसी कोने में दफन ज़रूर कर सकता है। मोहब्बत में और दोस्ती में अब तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना है। मैं तुम्हारे दोनों फैसलों में तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि दोस्ती में मरते दम तक का साथ देना चाहिए। मेरा और फ़ुआद में से कुछ नहीं कह सकता। वो कश्यप तो फिर तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद न करेगी। शाहज़ैन उसके कंधे पर हाथ रखता बोला, मेरी किस्मत में मोहब्बत पाना क्यों नहीं? उमैर ने दुख से उससे पूछा, ऐसा ना कहो मैं, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। मैं भी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। शाहज़ैन उसकी बात पर फ़ौरन से बोला, मैं कश्यप से कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले शादी कर लेते हैं, क्या पता तब मेरे फ़ैसला करना मुश्किल ना हो। मैं अपने आप को ज़ब्त करता बोला, अच्छा ज़रूर। शाहज़ैन मुस्कुराकर बोला, मैं अब सोना चाहूँगा। मैंने उसको देखकर कहा, हाँ मैं भी, बस अपने घर जाने वाला हूँ। शाहज़ैन बोला, कमरे में आकर मैं बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट किया और अपने हाथों की लकीरों को देखने लगा। अगर अपनी किस्मत लिखने का अख्तियार हो मुझे, तो मैं अपना नाम के साथ हर बार तुझे लिखूँ। नवा आज जी उन्हीं नहीं गई थी कल की बात पर, वो अब तक परेशान थी। उसने नानो बेगम को कुछ नहीं उसने बानो बेगम को कुछ नहीं बताया था। उनके पूछने पर बस यही कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं, जिस पर उन्होंने आराम करने का कहा था। वो बाहर गार्डन में बैठी उमैर के बारे में सोच रही थी कि उसको इतना गुस्सा क्यों आया था, और उसने इतनी सी बात पर जमीन पर 2 बार मुक्का दे मारा। अगर बात एडमंड तक पहुँच जाती तो कितना मसला हो जाता और उसके किरदार पर बात बन जाती। क्या सोच रही है? बानो बेगम उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर पूछने लगी, कुछ खास नहीं नानो, बस अंदर अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा यहाँ आ जाओ। दवा अपने दिमाग के
से सारी सोचें झटकी उनकी तरफ तवज्जो हुई। तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर को दिखाती। बानो बेगम फ़िक्रमंद होकर बोली। नहीं, ऐसी भी ख़राब नहीं, पर दवा हंस कर बोली। पक्की बात है ना? उन्होंने जांचते वाले अंदाज में पूछा। हाँ, बिल्कुल पक्की बात, दवा ने सर हिलाकर बताया तो वो मुतमईन हुई। नानो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे ऐसे घर से निकलने पर चाचा ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। उनको एहसास हुआ होगा कि वो कितना गलत कर रहे थे। दवा ने कुछ देर बाद कहा, पुरानी बातों को याद करने का क्या फ़ायदा नहीं, इसलिए माजी समझ को भूल जाओ। बानो बेगम ने सांस खारिज करते कहा। नानो, माजी अच्छा हो या बुरा, याद हमेशा रहता है। मेरा तो स्याह था। दवा तंजिया मुस्कुराहट से बोली। मैं उसी वाली बातें नहीं करते, और तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें महफूज रखा। बानो बेगम ने झपटा। शुक्र अदा तो मैं बहुत करती हूँ, दवा ने जल्दी से बताया। तुमने साथ नहीं जाना क्या? फवाद ने अमैर से पूछा। नहीं, तुम लोग शॉपिंग पर जा रहे हो ना, तो मेरे लिए कुछ लेना, मुझे कुछ काम था। अमैर ने जवाब दिया। कैसा काम? शाहजहान ने सवाल किया। है कोई? अमैर ने टाला। कश्यप की याद आ रही होगी, इतने दिनों से जो नहीं मिला। अमारा ने अपना चश्मा ठीक करते उसको छेड़ा। अब ऐसी बात भी नहीं, अमैर ने उसको घूर कर कहा। फवाद इतने संजीदा माहौल में चुप ना रह सका। फवाद फिलहाल खामोश रहो, अमैर ने उसको देख कर कहा। अमैर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, पर मैं ये मंगनी ख़त्म करना चाहती हूँ। कश्यप ने सर झुका कर कहा। इस पर सबको बहुत हैरत हुई। हमारा का हमारा कफ प्राइज़ वाला हाथ मुँह को जाता रुक गया। शाहजहान की तो आंखें हैरत की से खुली की खुली रह गईं। क्या मतलब? अमैर को लगा उसको सुनने में कुछ गलती हुई है। मेरा तुम्हें प्रपोज़ करने का फ़ैसला जज्बाती था, इस बात का एहसास मुझे अब हुआ है। कश्यप ने अब उसको देख कर कहा। ये क्या मजाक है? जब चाहा मंगनी का कह दिया और जब चाहा इसको ख़त्म कर डाला। फवाद गुस्से से बोला। फवाद, आराम से इनका मामला सुलझाने दो। शाहजहान ने इनको ठंडा करना चाहिए। बस इन दोनों का नहीं, हम सबका मामला है जैन। और ये क्या ये भूल गई है कि ऐसे करने से हमारा बचपन का साथ ख़त्म हो जाएगा। हमने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ना धोखा देंगे। फिर ये इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? फवाद जज्बाती होकर बोला, जबकि अमैर को अपनी खुशी को संभालना मुश्किल लग रहा था। अगर वो शाहजहान और दवा की बात ना मानता तो शायद ये सवाल उससे किया जाता और शायद तब हाथों का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता। तुम्हें ये कहते हुए एक दफ़ा सोचना चाहिए था कश्यप, हमारी दोस्ती ना तो इतनी कमज़ोर और ना ही ऐसी कि हम एक दूसरे को छोड़कर खुश थे। अमारा ने भी कश्यप से शिकवा किया। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कहने आई थी कि तुम लोग मेरे बात समझो और ये दोस्ती हमारी पहले जैसी ही रहेगी। कश्यप ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम्हें लगता है कि फिर सब ऐसे होगा? फवाद तंजिया बोला। अगर कश्यप को एहसास हो गया है कि मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला जज्बाती था तो हमें इसका साथ देना चाहिए, जैसे हमेशा से देते आए हैं। शादी एक उम्र भर का साथ है, तो ज़रूरी यही है कि मनपसंद हो। ज़बरदस्ती से जोड़ा रिश्ता बोझ के सिवा कुछ नहीं लगता। इससे पहले वो सब कश्यप को राज़ी कर देते। उमैर बोल पड़ा। उमैर, उम्मीद है कि तुम दुखी नहीं होगे। कश्यप ने मुस्कुराकर उमैर की तरफ देखकर पूछा। नहीं, और तुम परेशान मत होना, हमारी दोस्ती पहले जैसी ही होगी। उमैर ने भी जवाब मुस्करा कर कहा। ये तो बताओ कि अचानक तुम्हारी मंगनी ख़त्म करने का ख्याल क्यों आया? शाहजहान जवाब तक खामोश था। पूछ बैठा। दानियाल, मेरा कज़न जो अमेरिका से आया है, इससे मिलकर मुझे लगा क्योंकि जो मैं इसके लिए महसूस किया कभी उमैर के लिए नहीं किया, क्योंकि उमैर मुझे बस दोस्त की तरह ही होता था और इसने भी दोस्ती से हटकर मुझसे कुछ नहीं कर समझा। मंगनी के बाद भी कर वैसे प्यारी हमारा, तुमने किताबों की बात करते वक्त बहुत प्यारी लगती है। ये बातें तुम पर सूट नहीं। फराद ने हमारा कुछ राय, तुम तो चुप रहा करो। हमारा ने मुँह बनाकर कहा। अब इंसान सच भी ना बोले। फराद ने धाई दी। इन बातों को छोड़ो, ये बात करो कि कश्यप को कैसे भी करके कहीं मिलने को बुलाओ। वो तो अपने कज़न को पाकिस्तान घुमाने के चक्कर में हमें भूल गई। शाहजहान को लड़ाई की तैयारी में देखता बात बदल कर बोला। क्यों खैरियत? तुम्हें क्यों इससे मिलने की जल्दी हो रही है? फवाद ने तजस्सुस से पूछा। मैंने इससे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए। शाहजहान उसकी बात पर दांत पीस कर बोला। कौन सी बात? अमारा ने उमैर को देखकर पूछा। करूँगा तो पता चल जाएगा। तुम लोगों के सामने ही करूँगा। उमैर मसलिन स्टार्ट तो बोला। अच्छा सही, फिर हम चलते हैं। फवाद उसकी बात पर बोला हूँ। उमैर ने बस इतना कहा। आप दरवाजे पर उमैर को देखती हैरत से बोली। पहली दफ़ा तो नहीं आया जो इतना हैरान हो रही हो। उमैर अंदर दाखिल होते हुए बोला। नहीं, वो ऐसे ही बस दवा शर्मिंदा हुई।
नानो कहाँ है? उमैर लाउंज में आकर उससे पूछा। पड़ोस में किसी जानने वाले की तरफ है, दुआ ने बताया। सही, उमैर ने सर हिलाया। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, दुआ कहकर जाने लगी। सुनो, उमैर ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। दुआ ने फ़ौरन से जवाब दिया। चाय में नमक ज़रूर डालना। उमैर ने उसको देखकर कहा। इस दिन गलती से हो गया था, वरना नहीं करती मैं ऐसा कुछ। दुआ ने सर झुकाकर बताया। इसको लगा शायद वो इसका मजाक उड़ा रहा है, पर मैं जो कह रहा हूँ ऐसा करो। उमैर संजीदगी से बोला। जी? दुआ ने हैरत से उसको देखकर बोली। जी? उमैर ने भी उसके अंदाज में कहा। चाय में नमक डालकर कौन पीता है? दुआ ने उसको अक्ल दिलाने की कोशिश की। मैं पीता हूँ और कोई बात नहीं, उमैर ने कहा और उसको जाने का इशारा किया तो उसे हिलाती चली गई। नमक वाली चाय बनाने। ये लें। दुआ ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया। उमैर ने कप पकड़ लिया। आपने कभी बताया नहीं कि आपकी मंगनी हुई है कश्यप से? दुआ ने अपने लहजे को सरसी कर पूछा। तुमने पूछा ही नहीं। उमैर कड़वी चाय का घूंट भरकर बोला। हाँ भी है, इतनी बात भी नहीं होती है हमारी। दुआ ने समझाने वाले अंदाज में कहा। एक बात बताओ, उमैर ने उससे कहा। जी पूछें। दुआ ने कप टेबल पर रखते कहा। अगर कभी दोस्ती ज़िंदगी में ऐसा कोई मरला आ जाए कि आपको दोस्ती और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करेंगी? उमैर ने सवाल किया। इंसान को चाहिए कि वो दोनों को अपने साथ रखे। दुआ ने कंधे उकसाकर कहा। और वो भी यही चाहिए, पर इसके बस में ना हो तो? उमैर ने बेचैनी से पूछा। मैं क्या कहूँ, इंसान की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मोहब्बत भी एक खूबसूरत एहसास है जो इंसान को अपने पास चाहिए होता है, और दोस्ती भी सांस की तरह ज़रूरी है। ज़िंदगी में सच्चा और मुखलिस दोस्त हर किसी को चाहिए होता है, पर अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो आप दोस्ती को चुनें। अगर मोहब्बत आपकी किस्मत में हुई तो ज़रूर मिलेगी, पर अगर इंसान अच्छा और मुखलिस दोस्त गवा दे तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। दुआ ने उसकी बात पर कहा। शायद तुम सही हो। उमैर इसकी बात पर कहा। आप परेशान लग रहे हैं। दुआ ने उमैर के चेहरे को देखकर सवाल किया। मुझे मोहब्बत हो गई है किसी और लड़की से, और मैं इस मोहल्ले में हूँ कि ना उसको छोड़ सकता हूँ ना पा सकता हूँ। मेरे लिए वो चाँद की तरह है जिसकी मैं बस तमन्ना कर सकता हूँ। पा नहीं सकता क्योंकि वो सूरज है जिसको मैं दूर से भी नहीं देख सकता, ज़्यादा अपने पास रख भी नहीं सकता। उमैर को लहजे में कहा। मोहब्बत के नाम पर दुआ का दिल ज़ोर से धड़का। आपने इससे इज़हार किया? दुआ ने आम लहजे में पूछा। नहीं, क्योंकि मैंने दोस्ती को चुन लिया। मैं कहते ही वहाँ से उठ गया। शक था कि कहीं वो इज़हार मोहब्बत ही ना कर देता। जबकि दुआ ये सोचती रही कि किससे मोहब्बत है उमैर को। ज़हन, आज तुम जवाब ही दो कि मैं आखिर कितना वक़्त मांगूँ भाभी से। नुसरत बेगम ने शाहजहान से का इनकार कर दिया। अम्मी, मुझे किसी और से शादी करनी है। शाहजहान आराम से बोला। क्या बात हुई ज़ैन? नुसरत बेगम परेशानी से बोली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शाहजहान इनको याद करवाते बोला। पर भाभी को कितना बुरा लगेगा अगर इतने इंतज़ार के बाद उनको मना करूँगी तो? नुसरत बेगम खुफ्ती से उसको देखकर बोली। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं गया अपने कमरे में। शाहजहान कहते ही सीढ़ियों की जानब दौड़ लगा गया। अल्लाह, ये औलाद कितना शर्मिंदा करवाती है अपने वालिदैन को। नुसरत बेगम बड़बड़ाती किचन में चली गई। तुम इतनी संजीदा क्यों लग रही हो? सब खैरियत है ना? उमारा ने कश्यप को देखकर कहा, जिसने आज खुद ही इन सबको रेस्टोरेंट में बुलाया था और जब से आई थी चुप थी। बस उमैर आए फिर बात करते हैं। कश्यप ने कहा। क्या बात है? अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया? उमैर भी उनके पास आकर बैठते बोला। ये फ्राइज़ खा लो। उमारा ने एक बॉल उसकी तरफ किया। वैसे हम भी तुम्हें बुलाने वाले थे, उमैर को कुछ कहना था तुमसे। शाहजहान कश्यप को देखकर बोला। पहले मैं बात करना चाहती हूँ। कश्यप ने इन चीज़ हाँ करो। स्टार प्लस ड्रामों की तरह सस्पेंस क्यों किया हुआ है? फरहाद उसको देखकर बोला। बात कुछ ऐसी है कि इसलिए मैं इतना सोच रही हूँ। तुम लोगों को नहीं जानते कि मैं तुम चारों से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, हम जानते हैं ये बात। बताएं फिर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? दुआ ने उसकी तरफ देखकर बोला। यही तो बात है, कहाँ नहीं बल्कि हर जगह तलाश किया तुम्हें। उमैर उसकी जानब थोड़ा झुककर बोला तो वो घबरा कर कुछ दूर हुई। आपको कोई काम था जो मुझे तलाश कर रहे थे? दुआ ने पूछा। हाँ, काम के अलावा तलाश करने का हक चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो, मैं क्या चाहता हूँ। उमैर शेर की बदवाएँ लेकर अब मुस्कुराकर दुआ को देख रहा था जो होंक बनी उसको देख रही थी। उसको आज उमैर के अंदाज ही अलग लगे थे। अपने दिल की आवाज़ से घबरा कर वो उठकर पूछने लगी। ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ मेरी सादगी देखो, मैं अच्छा
मैं चाहता हूँ मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ की बनी नमक वाली चाय पीऊँ। उमैर दिलकश अंदाज में बोला, मतलब दुआ समझ कर भी अनजान बनी। इतनी नासमझ तो नहीं। उमैर आराम से बैठकर उससे बोला, मैं ये बात समझना नहीं चाहती, आपको समझानी चाहिए, अब आपको समझनी चाहिए भी कि कश्यप को धोखा देना हुआ, धोखा देना हुआ। ये दुआ ने संजीदगी से कहा, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बस दोस्ती का है। मैं भी अब संजीदगी से बोला, मैं आपकी सच में आपकी बात नहीं समझी। दुआ ने ना समझी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी दोस्ती और मोहब्बत में किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना चाहिए, तो तुमने दोस्ती का कहा और मैं ऐसा ही करता, पर शायद अल्लाह को मेरी दोस्ती और मोहब्बत दोनों पसंद आए थे, इसलिए दोनों दे दिए। कश्यप को अपने कज़न में दिलचस्पी होने लगी तो उसने मंगनी ख़त्म कर दी और अब मैं अपने चाँद को पाने की कोशिश कर सकता हूँ, वो अब मेरे लिए चाँद है। मैं गंभीर लहजे में बोला, मतलब दुआ ने ना समझी कि हद ही कर दी, मतलब मेरा सर है, हद है दुआ, इतना साफ शफाफ इज़हार मोहब्बत कर रहा हूँ, उसके बाद तुम मतलब पूछ रही हो। उमैर का दिल किया अपना सर पीट ले, इसलिए तब को बोला, इज़हार मोहब्बत भी कोई ऐसा करता है? दुआ पहले तो उमैर की बात पर गुलनार हुई, फिर संभल कर बोली, जी अगर महबूबा तुम्हारे जैसी कम अकल हो तो ऐसे ही करते हैं। उमैर कंधे चाकर बोला, सोच समझ कर बात करने में इनकार भी कर सकती हूँ। दुआ ने अपनी तरफ से धमकी दी, मैंने तुमसे जवाब मांगा क्या? उमैर थोड़ी पर उंगली रखकर याद करने की कोशिश करता बोला, क्या मतलब आप मुझसे मेरी मर्ज़ी नहीं पूछेंगे? दुआ ने हैरानकुन लहजे में पूछा, नहीं क्योंकि तुम राज़ी हो। मैंने आराम से बताया, मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। दुआ ने सोच चेहरा लिए कहा, तो क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैं मसनूई संजीदगी से बोला, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। दुआ ने अपना सर पर हाथ मारकर कहा, मतलब राज़ी हो? मैं दांतों की नुमाइश करता बोला, हाँ राज़ी हूँ मैं, मुझे भी मोहब्बत है आपसे, और इस दिन और ज़्यादा हो गई जब आपको अपने अपने हाथ की नमक वाली चाय शौक से पीते देखी, पर कभी खुद से कहा नहीं। इसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था, जैसे एक मंगेतर बात करता है। मैं मानती हूँ मैं आम लड़कियों की तरह नहीं और ना उसकी तरह शर्मीली किस्म की हूँ, पर इनकी तरह और उनकी तरह मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरी तारीफ़ करे, मुझे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए, जो मैंने तो नहीं दानियाल ने करवाया। इसलिए कश्यप ने सर झुका किसी मुजरिम की तरह सब बताती गई, तो क्या वो तुम्हारी तारीफ़ में गज़लें लिखता है? फ़ाद ने बहुत संजीदगी से गैर संजीदा सवाल किया। नहीं, मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। कश्यप उसकी बात पर बढ़ाकर बोली, हाँ हाँ कश्यप, ज़िंदगी में ने तुम्हारा ये रूप पहली दफ़ा देखा है, तुम और इतनी कंफ्यूज कब से होने लगी हमारा? उसकी उड़ी रंगत देखकर हंसकर बोली तो वो चारों भी मुस्कुरा दिए। जैन, अब तुम इससे सबक लो, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद हमारा भी कह दे कि तुमसे शादी से इनकार कर दे। फवाद ने शाहजैन को देखकर कहा तो हमारा को देख रहा था। शाहजैन और हमारा ये कब हुआ? कश्यप हैरत से बोली, बहुत पहले, पर आप बहुत मसरूफ़ थी। फवाद ने जवाब दिया, मुबारक हो तुम दोनों को। कश्यप ने मुस्कुरा कर कहा, बस अभी बस बात हुई है, फंक्शन वगैरह नहीं। शाहजैन ने बताया, बात भी तो हुई है ना? कश्यप ने घूर कर कहा तो उसने सर को खम देते मुबारकबाद कबूल की। इसमें भी आप दोनों की भलाई होगी और अच्छा है आप दोनों को वक़्त पर एहसास हुआ। बानो बेगम ने उमैर के सर पर हाथ फेर कर कहा। उमैर इस वक़्त उनके कमरे में उनकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। उनको सारी बात बता दी तो बानो बेगम ने तसल्ली दी, पर नानू अच्छा है, इसने इनकार कर दिया, वरना मुझे इनकार करने में शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए मैं शादी की बात करना चाहता था। उमैर ने आंखें बंद करके बताया। तुम क्यों इनकार करते? बानो बेगम ने पूछा, मुझे आपकी नई नवासी से मोहब्बत हो गई है। उमैर उनकी साड़ी का पल्लू मुँह पे डालता शर्मा कर बोला, उठो ज़रा। बानो बेगम ने संजीदगी से कहा तो वो फ़ौरन से उठकर बैठा। क्या हुआ नानो, आपको एतराज़ है कोई? उमैर ने कुछ डर कर पूछा, कब से ये बात है तुम्हारे दिमाग में? बानो बेगम ने इसका कान पकड़ कर पूछा, दिमाग में कहाँ, दिल में, और पता नहीं कब से है, कंफर्म नहीं। उमैर ने शरारत से कहा, बदमाश हो तुम बहुत। बानो बेगम ने उसका कान छोड़कर कहा, बस कभी गौर नहीं किया। उमैर अपने बालों में हाथ डालकर अदा से बोला, दुआ जानती है ये बात? बानो बेगम ने पूछा। मैंने उससे बात नहीं की। मैंने बताया, कब करोगे? बानो बेगम ने पूछा। अभी। मैं कहते ही बेड से उठ कर आवा, इतनी जल्दबाज हो तुम? बानो बेगम ने सरनपी में हिलाकर कहा, बस क्या करूँ? मैं कहते ही उनके कमरे से निकल गया। तुम कहाँ हो? और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं उसके पास गार्डन में आकर बोला, कहने से भी डरती थी कि कहीं आप या नानो गलत ना समझ लें। दुआ ने बिना सांस लिए इकरार किया, जबकि मैं उसके एक एक लफ्ज़ पर अपने अंदर सुकून उतरता महसूस किया। तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा है। मैं बहुत बुरे हैं आप। दुआ उसकी चालाकी समझकर मुंह बनाकर बोली, फिर उसको धक्का देकर अंदर की तरफ बढ़ गई।
लेकिन उमैर भी मुस्कुराता वहीं कुर्सी पर बैठ के आसमान की तरफ मशहूर नज़रों से देखा। आज ज़िंदगी में जिससे उमैर को वो मोहब्बत मिल गई थी, माँ बाप की ना सही पर ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में दुआ को ज़रूर भेजा था। अब इसके दिल में कोई तमन्ना, कोई चाह नहीं थी। इस दोस्ती के लिए वो अपनी मोहब्बत को छोड़ रहा था, न जाने ये जानते हुए भी कि उसके बिना भी जीना मुमकिन नहीं। पर अल्लाह ने उसने अल्लाह पर तवक्कल करके छोड़ देने का सोचा, पर अल्लाह ने उसको दोस्ती भी दी, मोहब्बत भी। और आज वो मुतमईन था, उसको पता था अब ज़िंदगी हसीन होगी और वो कभी अपने माँ बाप की तरह नहीं बनेगा और ना दुआ को अपनी माँ जैसा बनने देगा। वो मुस्तकबिल में अपनी औलाद के लिए वो सब करेगा जो उसने अपने माँ बाप से चाहा था। उमैर ने सब कुछ सोचते हुए मुस्करा कर अपनी आंखों को बंद किया। खत्म। बहुत ही अच्छा नावल, बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तो चलें